Good morning, all. Welcome to Learners Academy. Okay, so let's recapitulate what we did yesterday and what are we up to do today, and what are the topics that are remaining before our next exercise, that is exercise number 10.2. 10 chapter है, chapter number 10 vector algebra is in process. ठीक है, तो फटाफट से याद दिलाते हैं आपको. वेक्टर अलजेब्रा में टिल नाउ वी हैव डन एक्सरसाइज नंबर 10.1, that is nothing but the introductory part of vector algebra. 10.2 इंट्रोडक्शन से पहले हमने क्या क्या चीज रिकॉल करी अभी. सबसे पहले तो अपन ने कंपोनेंट फॉर्म ऑफ ए वेक्टर, राइट, है ना. पोजीशन वेक्टर स्टार्ट किया कल हमने. पोजीशन वेक्टर किस टाइप का वेक्टर होता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट क्या होता है, ये हमने कवर किया, राइट. उसके बाद फिर हमने कंपोनेंट फॉर्म ऑफ ए वेक्टर भी कवर किया, राइट. तो ये एक दो टॉपिक हम कवर करके आए हैं. वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म ऑफ ए वेक्टर, ठीक है. आज क्या करेंगे, ऑफ ए वेक्टर. आज अपन स्टार्ट करेंगे, सबसे पहला टॉपिक रहेगा हमारा डीसीज एंड डीआरस. डीसीज एंड डीआरस, ठीक है. और ये जो तीनों चीजें हैं, ये आपके एक्सरसाइज नंबर 10.1 से पहले ही दी हुई है, यानी 10.2 का इंट्रोडक्शन नहीं है ये. 10.2 का इंट्रोडक्शन तो आज शुरू होगा. 10.2 का इंट्रोडक्शन तो आज शुरू होगा. उसके अंदर क्या है, अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स. उसके अंदर क्या है, अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स. अलजेब्रा मीन्स वही जोड़ बाकी करना. दैट मीन्स इसमें क्या क्या टॉपिक्स कवर होंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, है ना, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स. अगेन मल्टीप्लिकेशन भी दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है बाई स्केलर और एक होता है बाई वेक्टर, ठीक है. तो स्केलर वाला पार्ट तो एडिशन तो कवर होगा ही होगा, सब्ट्रैक्शन कवर होगा ही होगा. मल्टीप्लिकेशन में स्केलर वाला पार्ट तो कवर होगा 10.2 में, लेकिन वेक्टर वाला पार्ट 10.2 में कवर नहीं होगा. फिर वेक्टर मल्टीप्लिकेशन भी दो तरीके के हैं. जो पहले तरीके का पार्ट 10.3 में और अगले तरीके का पार्ट 10.4 में कवर होगा. सो दिस इज द, एक तरीके से मैप बना दिया ना, रूट मैप ऑफ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन दिस चैप्टर फर्दर, ठीक है. तो ये छोटा सा एक पार्ट पहले तो इसका बचा हुआ है, डीसीज एंड डीआरस, ये कवर करके फिर अपन एक्चुअली 10.2 के इंट्रोडक्शन में घुस रहे हैं. उससे पहले तो अभी 10.2. अच्छा, एक और पॉइंट रह गया, सॉरी. वेक्टर जॉइनिंग 2 पॉइंट्स. वेक्टर जॉइनिंग 2 पॉइंट्स, ये भी 10.2 से पहले ही सीखना पड़ेगा. ओके, 2 पॉइंट्स. तो सबसे ज्यादा पोर्शन जो है, वो है 10.2 में. मतलब बहुत सारा है इसमें, टॉपिक वाइज बहुत सारा है. चीजें इजी इजी हैं, चीजें बिल्कुल सरल सरल हैं, लेकिन है नंबर ऑफ टॉपिक्स ज्यादा है ना. बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो 10.2 का इंट्रोडक्शन जरूरी नहीं है आज भी हो जाए, तो हो सकता है कल का टाइम भी लगे, ठीक है. हाँ, 10.3 10.4 चीजें कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन लिमिटेड है. मतलब हाँ, ये इतनी सी बात है, पर अब वो चीज जो है थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लगती है आपको, है ना, वेक्टर मल्टीप्लीकेशन जो चीज अपन कहते हैं. ठीक है, चलो एनीवेज आगे बढ़ते हैं. तो अभी आज का पहला टॉपिक विल बी डीसीज एंड डीआरस. सो आप टॉपिक हेडिंग देख सकते हो, डायरेक्शन कोसाइंस. अपन इसको जो आपकी बुक में गिवन है उससे ना पढ़ के थोड़ा सा हमारे तरीके से पढ़े. तो कल अपने यहाँ पे खत्म किया था, वो भी कंफर्म कर लो कि एक वेक्टर की कंपोनेंट फॉर्म जो होती है वो ये होती है, एक्स आई कैप, वाई जे कैप एंड जेड के कैप. यहाँ तक अपने कवर किया था, जिसमें एक्स वाई जेड उसके स्केलर कंपोनेंट्स माने जाते हैं. क्या माने जाते हैं, स्केलर कंपोनेंट्स. स्केलर कंपोनेंट्स का मतलब यहाँ पे कोई नंबर रखा हुआ मिलेगा, न्यूमेरिक नंबर, यहाँ पे भी कोई न्यूमेरिक नंबर, यहाँ पे भी कोई न्यूमेरिक नंबर. इसका मतलब क्या होता है कि एक्स एक्सिस के अलोंग इतने कदम चलना, जो भी यहाँ पे नंबर रखा हुआ है, वाई एक्सिस के अलोंग इतने कदम चलना, जो भी यहाँ पे नंबर रखा हुआ है, और जेड एक्सिस के अलोंग इतने कदम चलना, जो भी यहाँ पे नंबर लगा. और फाइनल डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो वेक्टर को अपन वेक्टर आर से डिफाइन करेंगे, ठीक है. फाइनली आप वहां जाके पहुंचे. और इज दिस थिंग क्लियर टू यू? चले हम आगे. ओके, चलो अब बात करते हैं फाइनली डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर. डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर की बात करने से पहले कुछ और बात करते हैं. 2D के अंदर आपको याद होगा, लेट्स से इट इज ए 2D प्लेन. आपको याद होगा कि अगर एक लाइन मैंने बना दी और मैंने आपको कहा कि ये लाइन जो है पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल बनाती है,
लेट्स से थीटा। तो आप मुझे बताओ फिर ये वाई एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाएगी, वो निकालना कोई बड़ी बात है क्या? कि क्या एंगल बनाएगी बताओ। अगर ये एक्स एक्सिस के साथ थीटा बनाती है तो वाई एक्सिस के साथ क्या? क्या? सेम। इज इट ए ट्राइंगल? इज इट ए ट्राइंगल? तो ट्राइंगल पे ये एंगल, तो इन दोनों एंगल का सम, टोटल एंगल सम, ट्राइंगल का टोटल एंगल सम, तो ट्राइंगल का टोटल एंगल सम 180 में से ये 90, तो इन दोनों का सम 90। तो ये थीटा, तो ये, अगर इन दोनों का सम 90 है और अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा। ठीक है, ये दोनों एंगल इक्वल क्यों होंगे? इक्वल मतलब इनकेस हो सकते हैं बट 100% होंगे, ऐसा किसने कहा? ठीक है, तो 2D के अंदर अगर एक्स एक्सिस के साथ बना हुआ एंगल पता है एक लाइन का, तो वाई एक्सिस के साथ पता करना कोई बड़ी बात हमारे लिए नहीं है। ठीक है, अभी अपन 3D के अंदर तो हैं बट वी आर ओनली स्टडिंग लाइंस, मतलब वेक्टर्स पढ़ रहे, तो वेक्टर्स आल्सो है लाइन सेगमेंट, हम प्लेन के बारे में नहीं पढ़ रहे। प्लेन की इक्वेशन वो अभी 3 डायमेंशनल, एक्चुअली जब 3D का चैप्टर आएगा उसमें पढ़ेंगे, अभी अपन लाइंस के बारे में पढ़ रहे हैं, 3D के अंदर लाइंस, जिसको अपन डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट यानी कि वेक्टर कह रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो क्या कह रहा था हमें, अगर एक्स एक्सिस के साथ बना हुआ एंगल पता है तो वाई एक्सिस के साथ बने हुए एंगल को हम निकाल सकते हैं, बिकॉज ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं 90 में से माइनस करके। बट 3D में ऐसा बिल्कुल नहीं है, 3D में ऐसा बिल्कुल नहीं है। 3D में जब हम जाएंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस क्रॉस, सॉरी गलत बना दिया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस ड्रॉ करके, अब अगर अपने को कोई लाइन गिवन है, लेट्स से कि ये लाइन गिवन है, तो अगर ये इसके साथ थीटा बना रही है, तो कोई कनेक्शन नहीं है कि वाई के साथ क्या बनाएगी और कोई कनेक्शन नहीं है कि जेड के साथ क्या बनाएगी, बिकॉज ये लाइन स्पेस में, अभी आपको लग रही है कि ये 2D में है बट ये स्पेस में, ये इस फ्लोर पर है, इसकी गारंटी भी नहीं है, ये इस फ्लोर से भी हो सकता है ऊपर हो। ठीक है, क्लियर है? तो उसमें एंगल्स, अच्छा अब आ जाओ 2D में, जब वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाती थी उसको अपन थीटा बोलते थे, और वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती थी उसको कुछ भी नहीं बोलते थे। क्यों नहीं बोलते थे? डायरेक्ट कनेक्शन है, 90 में से घटा दो, कुछ अलग क्यों बोले? तो हम ये कह सकते हैं कि 2D में तो एक लाइन एक्स एक्सिस के साथ थीटा, वाई एक्सिस के साथ 90 माइनस थीटा एंगल बनाती है, बात ही खत्म हो गई। लेकिन 3D के अंदर तो कोई डायरेक्ट कनेक्शन है नहीं ना, तो एक्स एक्सिस के साथ बने हुए एंगल को और वाई एक्सिस के साथ बने हुए एंगल को और जेड एक्सिस के साथ बने हुए एंगल को, तीनों को अलग अलग नाम दिया हुआ है, और वो अलग अलग नाम दिया हुआ है अल्फा, बीटा, गामा। आ जाओ, जो यहाँ पे फिगर बना हुआ है डायरेक्टली उसी को देखते हैं। इट्स ए 3D स्पेस। इस 3D स्पेस में मान लो ये वेक्टर ओपी है, लाइन कह दूं, वेक्टर कह दूं, करीब करीब सेम सिमिलैरिटी है, तो मैं लाइन भी कह दूं तो समझ आना मैं वेक्टर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि पूरे चैप्टर में वेक्टर 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 कहेंगे। तो ये एक वेक्टर है ओपी, ये एक्स वाई जेड एक्सिस है। तो ये वेक्टर जो है, अब इमेजिन करो स्पेस में, ऐसे मत सोचो कि ये इस जेड वाई प्लेन पे है, ये से बाहर आ रहा है, ठीक है? तो ये वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है उसको कहते हैं अल्फा, वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है पॉजिटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस उसको कहेंगे बीटा, एंड पॉजिटिव साइड ऑफ जेड एक्सिस के साथ ये जो एंगल बना रहा है उसको कहेंगे गामा। अल्फा, बीटा, गामा। 2D में तो एक ही एंगल बनता था थीटा, मतलब एक ही नाम था उसका थीटा, क्योंकि वाई एक्सिस के साथ 90 माइनस थीटा की कनेक्शन है डायरेक्ट। यहाँ पे किसी का किसी से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, तो तीनों को अलग अलग नाम देना पड़ेगा, अल्फा, बीटा, गामा। कहने का मतलब ये है कि 2D के अंदर अगर मैं आपसे को बता दूं कि एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल बन रहा है, तो वाई एक्सिस के साथ आप खुद निकाल सकते हो। यहाँ पे मैं अगर बता दूं एक्स एक्सिस के साथ एक वेक्टर या एक लाइन का ये एंगल बन रहा है, तो आप वाई एक्सिस के साथ और जेड एक्सिस के साथ क्या एंगल बन रहा है वो डायरेक्टली निकाल नहीं सकते। पर हाँ, याद रखना, अगर दो एक्सिस के साथ एंगल दे दूं तो तीसरी एक्सिस के साथ निकाल सकते हो। दैट मीन मैं अल्फा बीटा दे दूं तो गामा निकाल सकते हो, बीटा गामा दे दूं तो अल्फा निकाल सकते हो, अल्फा गामा दे दूं तो बीटा निकाल सकते हो। बट अगर सिंगल अल्फा दे दूंगा तो गामा बीटा नहीं निकल सकता। एंड एज सच कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, इसलिए तीनों के अलग अलग नाम रख दिए गए। यहाँ तक कोई डाउट? अब आपको इमेजिन करना पड़ेगा, देखो ये है पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, इसके साथ इसका ये अल्फा एंगल बन रहा है, ये सिर्फ बाहर आ रही है लाइन, है ना, तो उसके साथ ये एंगल बन रहा है। और ये है पॉजिटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस, इसके साथ ये बीटा एंगल बन रहा है, और ये पॉजिटिव साइड ऑफ जेड एक्सिस, इसके साथ ये गामा। हाँ, एक चीज और, पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंगल अगर गिवन, जैसे वाई एक्सिस लेते हैं, सबसे सरल जो समझने में चीज आती है वो वाई एक्सिस होती है, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल होती है। तो
पॉजिटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस के साथ जो एंगल गिवन है वो पता है बीटा, तो नेगेटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बनेगा वो आप डायरेक्टली पता कर सकते हो 180 माइनस बीटा, 180 माइनस बीटा, क्योंकि टोटल एंगल जो होगा वो लीनियर पेयर बनाएगा। ठीक है, सिमिलरली पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल गिवन है वही मैं पूछूं आपसे, नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाओ बताओ, तो आप क्या पता कर सकते हो 90 माइनस, अब ये हवा में ऐसे तो मैं इमेजिन नहीं करवा पा रहा, ये वाला जो एंगल है ये एक्चुअली क्या हो जाएगा 180 माइनस अल्फा, क्या हो जाएगा 180 माइनस अल्फा। सिमिलरली पॉजिटिव साइड ऑफ जेड एक्सिस के साथ जो एंगल गिवन है, मैंने कहा नेगेटिव साइड ऑफ जेड एक्सिस का एंगल बनाओ बताओ, तो ये अगर गामा है तो ये क्या हो जाएगा 180 माइनस गामा। तो पॉजिटिव साइड से एंगल गिवन है और नेगेटिव साइड से पता करना है, वो आप डायरेक्ट बिना किसी की मदद लिए बता सकते हो क्योंकि वो दोनों एंगल सप्लीमेंट्री होंगे। बट एक्स के साथ गिवन है, वाई के साथ बताओ, वो डायरेक्टली नहीं बता सकते। यहां तक क्लियर है? अब सुनना, एंगल बताना भी तो एक तरीके से डायरेक्शन बताना होता है, बताओ। एंगल बताना भी तो एक तरीके से डायरेक्शन, मैंने कहा ये वेक्टर जो है 30 डिग्री का एंगल बताती है एक्स एक्सिस के साथ, तो एक तरीके से इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं मैं उस वेक्टर की डायरेक्शन बता रहा हूँ कि वो ऐसी डायरेक्शन में है कि वो एक्स एक्सिस से 30 डिग्री एंगल बना रही है। तो एंगल बताने को डायरेक्शन से रिलेट कर दिया गया है, और वो एंगल क्या है अल्फा। देखो वैसे अपन अल्फा ऐसे बनाते हैं, बीटा ऐसे बनाते हैं, लेकिन इन शॉर्ट प्रैक्टिकली अल्फा को हम ये ना बना के ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, तो कैसे बना लो चलो। तो अल्फा बीटा गामा जो तीन एंगल्स हैं तीन एक्सिस के साथ, उनका कॉस रेशियो निकाल लिया जाए, हर एक एंगल का कुछ रेशियो निकाल सकते हैं हम, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो ये जो कॉस रेशियो निकला, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, इनकी जो वैल्यूज हैं, इन वैल्यूज को कहते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। ये जो भी वैल्यू आएगी कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, इनको हम क्या कहते हैं डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस, शॉर्ट में डीसीज, शॉर्ट में डीसीज। ये हर एक वेक्टर की तीन होती हैं, एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना उस पर कॉस लगाओ, वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बना उस पर कॉस लगाओ, जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बना उस पर कॉस लगाओ। और इसको जब ये निकल जाती है तो इनको एल एम एन से डिनोट कर दिया जाता है, दैट मीन्स दिस इज एल, दिस इज एम, दिस इज एन। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पर यह है कि 2D में एम का मतलब स्लोप होता है, 3D में एम का मतलब एक वेक्टर या एक लाइन, लाइन का भी कह सकते हैं, एक वेक्टर या एक लाइन का वाई एक्सिस के साथ बने हुए एंगल का कॉस रेशियो होता है एम की वैल्यू। लेकिन 2D में उसके एम की वैल्यू क्या होती है, एक लाइन का पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस से बने हुए एंगल थीटा का टेंजेंट, टेन टेन रेशियो, टेन थीटा होता है वहां पे एम। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन रह सकता है, तो थोड़ा सा संभल के चलना पड़ेगा, केयरफुली। ठीक है, फिर से बात कर रहा हूं मैं एक बार कि एक वेक्टर तीनों एक्सिस के साथ की पॉजिटिव साइड के साथ जो एंगल बना रही है, ऐसा मेशर्ड भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होना चाहिए। अभी अपन ने देखा था हर बार एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल मेशर होना चाहिए। उनके साथ जो एंगल बनाती है उनका कॉस रेशियो निकाल लूं, उन कॉस रेशियो को निकालने के बाद जो वैल्यू मिलती है, न्यूमेरिक वैल्यू मिलती है, उस न्यूमेरिक वैल्यू को कहते हैं डीसीस, क्या बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस, और उनको एलएमएन से डिनोट किया जाता है। ठीक है, एक्स एक्सिस का जो एंगल बना उसका कॉस एल, और एक्सिस का जो एंगल बना उसका कॉस एम, और जेड एक्सिस का जो एंगल बना उसका कॉस एन। तो यहाँ तक कोई डाउट है क्या? एल एम एन निकल गया। चलो एल एम एन निकल गया तो एल एम एन के बारे में कुछ जान लेते हैं और फिर डायरेक्शन रेशियोज के बारे में चल पता करते हैं। लेट अस सपोज, जो आपको नोट्स में नोट ये फिगर बना दोगे पहले तो आप, लेट अस सपोज vector OP makes the angles alpha, beta, and gamma with the positive sides of x-axis, y-axis, z-axis. Then the cosines of these, cosines का मतलब ये हो गया cos ratio, है ना, cosines of these three angles, that is cos alpha, cos beta, and cos gamma, are called the direction cosines of vector OP। ठीक है, इन जनरल अगर स्पेस में कोई पॉइंट लेंगे तो उसको P मार्क करेंगे, तो उससे जो पोजिशन वेक्टर बनेगा उसको वेक्टर OP कहेंगे, और शॉर्ट में उसको वेक्टर R भी कह सकते हैं सिंगल लेटर में। ठीक है, एंड आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर हमेशा वेक्टर आर क्यों लेते हो, ये जनरल टेंडेंसी है कि कोई भी अगर वेक्टर है तो जनरली अपन को वेक्टर आर कहना पड़ेगा स्मॉल लेटर में, कैपिटल लेटर में वेक्टर ओपी, क्योंकि जनरल टेंडेंसी है कि जो पॉइंट होगा स्पेस में कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट होगा तो उसको लेटर पी से मार्क करेंगे अपन। ठीक है, ओके, एंड दे आर डिनोटेड बाय एल एम एंड एन, दैट इज एल इक्वल टू कॉस अल्फा, एम इक्वल टू कॉस गामा कॉस बीटा, एंड एन इक्वल टू कॉस गामा। वेरी इजी, नो डाउट्स। ठीक है, अब सुनना आगे, ये हो गया डी आर्स। अब डीसीज के बारे में और कुछ जान सकते हैं क्या हम? ठीक है,
दैट्स इट, समझ आ गया ना, कॉस रेशियो निकालना है। अच्छा, इनको डायरेक्शन कोसाइन क्यों कहते हैं वो भी सुन लो, डायरेक्शन बता रहे हैं और कोसाइंस रेशियो लग गया इसलिए इनका नाम डायरेक्शन कोसाइन, कोई डाउट नहीं है ना उसमें। चलो एनीवेज आ जाओ डायरेक्शन रेशियोस। अब डायरेक्शन रेशियोस क्या है, तो पहले तो आ जाओ आप यहाँ, ध्यान से सुनना। लेट्स एक वेक्टर है मेरे पास, वेक्टर आर इक्वल टू, जिसको अपन वेक्टर ओपी भी कहते हैं जनरली, सिंगल लेटर में वेक्टर आर कहते हैं। इनकी कंपोनेंट फॉर्म गिवन है एक्स आई कैप, वाई जे कैप, एन प्लस जी के कैप, ये गिवन। ठीक है, साथ में आपको इस वेक्टर के बारे में ये भी पता है कि ये एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाती है, वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल बनाती है, जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल बनाती है। तो इनके डायरेक्शन कोसाइंस हो जाते हैं एल बराबर कॉस अल्फा, दूसरा डायरेक्शन कोसाइन हो जाता है एम इक्वल टू कॉस बीटा, एंड तीसरा डायरेक्शन कोसाइन हो जाता है एन इक्वल टू कॉस गामा। ये इसके तीन डीसीज हैं, हर एक वेक्टर के तीन डीसीज होते हैं, ये इसके तीन डीसी। तो ये एक सेट है एल कॉमा एम कॉमा एन, एक सेट है हमारे पास, है ना, सेट ऑफ थ्री नंबर्स हैं। तो इन सेट ऑफ थ्री नंबर्स के अगर मैं मल्टीपल्स बना दूं, क्या कहा मैंने, मल्टीपल्स, यानी कि इन एल एम एन को मैं, इस एल एम एन ये जो सेट है इसको मैं टोटल को किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दूं, लाइक मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो वैल्यू आई, जो वैल्यू आई, जो वैल्यू आई, किसी ने कहा सर 2 से क्यों, 3 से करो, 3 से कर दे, तो कुछ वैल्यू आई इसको, मतलब कॉस अल्फा की जो वैल्यू है इसको 3 से, कॉस बीटा की जो वैल्यू है इसको 3 से, कॉस गामा की जो वैल्यू है इसको भी 3 से। किसने कहा सर 7 से करो, 7 से, 7 से कर दो, लो ये आई, ये आई, ये आई। तो यहाँ पे जो वैल्यूज आ रही है, यहाँ पे जो वैल्यूज आ रही है, इनका जो सेट बन रहा है, जैसे ये एक सेट बन गया, जैसे ये सेट बन गया, जैसे ये सेट बन गया, ये सारे सेट्स जो होते हैं इनको कहते हैं डी आर्स, यानी कि डायरेक्शन रेशियोस। ये भी एक डी आर का सेट है, ये भी एक डी आर का सेट है, और ये भी एक डी आर का सेट है। तो यहां से एक चीज तो क्लियर हो गई कि किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोस फिक्स नहीं होते हैं, इनफाइनाइट सेट्स बन सकते हैं। हाँ, एक बार में तीन ही होंगे, एक बार में तीन ही होंगे, पर वो तीन 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 सेट में बदलते रहेंगे। और आपको एक ताज्जुब की बात बताऊं, इन इनफाइनाइट सेट्स में कहीं ना कहीं ये सेट भी रखा हुआ होगा जो आपके स्केलर कंपोनेंट्स हैं, हो सकता है यहीं रखा हुआ हो एक्स वाई सेट। वो जो स्केलर कंपोनेंट्स देख रहे हो बेटा, वो भी डीआरज ही हैं, ये भी इसके डायरेक्शन रेशियोज ही हैं। उन इनफाइनाइट सेट्स में या तो वो डायरेक्शन कोसाइंस को 2 से मल्टीप्लाई करके मिले होंगे, या तो वो डायरेक्शन कोसाइंस को 3 से मल्टीप्लाई करके मिले होंगे, 7 से मल्टीप्लाई करके, किसी ना किसी एक स्केलर से मल्टीप्लाई करके ही वो स्केलर कंपोनेंट्स मिले होंगे। ठीक है, इवन कई बार तो ऐसे भी होता है कि ये जो यहाँ पे एक्स वाई जेड जो स्केलर कंपोनेंट्स रखे हुए हैं, ये डायरेक्शन कोसाइन से मैच कर रहे हैं, यानी ये एलएमएन की वैल्यू से मैच कर रहा है, क्योंकि ये एलएमएन के मल्टीपल्स ही तो हैं। जैसे एलएमएन मान लो फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू 3 है, इसकी वैल्यू 4 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करके बताओ क्या मिला, 4 6 8। फिर दूसरा सेट बताओ, 3 से मल्टीप्लाई करके 6 9 12। फिर 7 से मल्टीप्लाई करके तीसरा सेट बताओ, 7 2 14, 7 3 21 एंड 7 4 20। तीन सेट तो मैंने बना दिए। ठीक है, तो वहां पे जो एक्स वाई जेड है, वहां पे आपको 6 आई कैप, 9 जे कैप एंड 12 के कैप भी मिल सकता है। वहां पे आपको 4 आई कैप, वहां पे 6 जे कैप एंड 8 के कैप भी मिल सकता है। यहाँ पे आपको 14 आई कैप, 21 जे कैप एंड 28 के कैप भी मिल सकता है। तीनों सेट में से कुछ भी फिक्स कर दो वहां पे एक्स वाई जेड, सबका सबका सबकी डायरेक्शन सेम होगी, सबकी डायरेक्शन, चाहे से मैं 4 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 8 के कैप करूं, चाहे से मैं 6 आई कैप 9 जे कैप 12 के कैप करूं, चाहे से मैं 14 आई कैप 21 जे कैप एंड 28 के कैप करूं, ये तीनों वेक्टर्स, ये तीनों ही वेक्टर्स एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के साथ एग्जैक्टली सेम एंगल बनाएंगे। अल्फा बीटा गामा तीनों का ही सेम निकलेगा, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा भी सेम निकलेगा। दैट मीन्स इसके डीसीस, इसके डीसीस, इसके डीसीस
सेम है, हाँ तीनों के डीआर्स जरूर अलग अलग हैं, क्योंकि डीआर्स तो एक्चुअली मैं एक तरीके से ऐसे कह सकता हूँ स्केलर कंपोनेंट से डीआर्स होता है एक्स वाई से, और भी हो सकते हैं लेकिन वो भी हैं, और भी हो सकते हैं वो भी हैं, हाँ मैग्नीट्यूड अलग अलग है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड अलग अलग है, लंबाई मतलब उस वेक्टर की लंबाई अलग अलग है, बट डायरेक्शन सेम है। अल्फा बीटा गामा जो एंगल बन रहा है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस वो एंगल सेम है। समझ आया कि बेटा, समझ आया। अभी अपन डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, दोनों ही टॉपिक्स में डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन, इसलिए मैग्नीट्यूड की बात अभी कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड डिफर कर सकता है। क्लियर। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर आपको एल एम एन पता है, किसी क्वेश्चन में एल पता है, एम पता है, एन पता है, यानी डायरेक्शन कोसाइंस पता है, तो डी आर निकालना कोई बड़ी बात है क्या? आप उसका मल्टीपल कर दो कोई भी। अच्छा ये भी तो पॉसिबल है, सुनो ध्यान से, कि यहाँ पे 2 3 4 ही रखे हुए हो, जरूरी थोड़ा ना है कि 4 6 9 6 9 12 एंड 14 21 28 रखे हुए हो, ये डायरेक्शन कोसाइंस भी तो खुद रखे हुए हो सकते हैं। तो याद रखना, एक और इंपॉर्टेंट बात, ये सारी बातें अभी हम लिखेंगे लेकिन जो ओरली बात की जाती है वो ज्यादा देर तक याद रहती है, इसलिए मैं सारा एक बार में बता देता हूँ। अगर यहाँ पे ये 2 3 4 ही रखे हुए हैं और वो एलिमेंट की वैल्यू है, वो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा की वैल्यू है, और यहाँ पे 2 3 4 ही रखे हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल है ये सब कुछ, तो याद रखना वेक्टर आर एक यूनिट वेक्टर है, इसके मैग्नीट्यूड 1 यूनिट होगा, अगर डायरेक्शन कोसाइंस ही रखे हुए हैं तो, और डायरेक्शन रेशियोस रखे हुए हैं तो फिर मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है। क्लियर, यहां तक सारी बातें क्लियर हैं? ठीक है, अब थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअलाइज करें, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअलाइज करें। ठीक है, देखो आधी बात रफली समझ आती है, आधी बात कॉन्सेप्ट से समझ आती है, और फिर आधी बात क्वेश्चन से समझ आती है। द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए वेक्टर, किसी भी वेक्टर के डी आर्स, जिसको डायरेक्शन रेशियोज बोलते हैं, आर एनी थ्री स्केलर्स एबीसी, इनको एबीसी से डिनोट कराएंगे, उनको एलिमेंट से डिनोट कराएंगे, इसको एबीसी से डिनोट कराएंगे। जब मैंने कहा डायरेक्शन रेशियोस निकालो तो यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी, तो यही कारण है अभी थोड़ी देर के बाद वेक्टर को भी अपन ए आई कैप बी जे कैप एंड सी के कैप से डिनोट कराना शुरू कर देंगे। अभी तक तो अपन उसको एक्स आई कैप वाई जे कैप एंड जेड के कैप से डिनोट करा रहे थे, वो इसलिए क्योंकि वो एक्स एक्सिस के अलोंग, ये वाई एक्सिस के अलोंग, जेड एक्सिस के अलोंग, याद रह जाए बच्चे को। स्टार्टिंग में एबीसी कहें तो याद नहीं रहता या कनेक्ट नहीं हो पाता, इसलिए एक्स वाई जेड कह रहे हैं, लेकिन अभी डायरेक्शन रेशियोज वो स्केलर्स ही एक्चुअली डायरेक्शन रेशियोज हैं, डायरेक्शन रेशियोज की डेफिनेशन एबीसी से, तो कुछ देर के बाद अभी वेक्टर का नाम मतलब कंपोनेंट फॉर्म अपन ए आई कैप बी जे कैप एंड सी के कैप से भी डिनोट कराना शुरू कर देंगे। ओके, तो अगर एक एक वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज 3 स्केलर्स होते हैं एबीसी, वो कहां से मिलते हैं? वो इस तरीके से मिलते हैं कि वो जो उनके डीसीस बनाए थे अभी अपन एलिमेंट, उनके प्रोपोर्शनल होते हैं। भाई आपने मल्टीपल से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका इसका रेशियो भी 1/2, इसका इसका रेशियो भी 1/2, इसका इसका, तो तीनों डीसीज और तीनों डीआर एक दूसरे से प्रोपोर्शनल हुए या नहीं हुए? हो गए ना। अब प्रोपोर्शनल हुए तो किस प्रोपोर्शन में? किसी भी प्रोपोर्शन में हो सकते हैं, इसलिए एबीसी के सेट फिक्स नहीं है, इनफाइनाइट सेट्स बन सकते हैं। हाँ एलएमएन फिक्स है, हर एक वेक्टर का एल एम एन फिक्स है, लेकिन किसी भी वेक्टर का ए बी सी फिक्स नहीं है। समझ गए? ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ए कैसे मिला? एल को किसी लैम्डा स्केलर से मल्टीप्लाई करके मिला, एम को भी उसी लैम्डा स्केलर से मल्टीप्लाई करना है, एन को भी उसी लैम्डा स्केलर, जैसे 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो एलिमेंट तीनों को 2 से करना है, अगर 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो एलिमेंट तीनों को 3 से मल्टीप्लाई करना है, ऐसे नहीं इसको अलग इसको अलग इसको अलग। तो जो नंबर्स मिल रहे हैं ए बी सी, उन ए बी सी को हम उस वेक्टर के डी आर्स कह देंगे। क्या कह देंगे? डी आर्स। प्रोपोर्शनैलिटी की बात करें तो देखो ए डिवाइडेड बाई एल करूं तो भी लैम्डा, बी डिवाइडेड बाय एम करूं तो भी लैम्डा, सी डिवाइडेड बाय एन करूं तो भी उल्टा भी कर सकता हूं, एल डिवाइडेड बाय ए करूं या एम डिवाइडेड बाय बी करूं या एन डिवाइडेड बाय सी करूं तो भी एक स्केलर लैम्डा निकल के आए। आपको अगर सर 1/λ निकल के आएगा, अगर मैं कोई बात नहीं, 1/λ इज ऑल्सो स्केलर, इट इज ऑल्सो स्केलर, इट इज ऑल्सो, कुल मिला के निकल के तो एक स्केलर ही आएगा। एक स्केलर का मतलब क्या होता है? जो फिक्स होता है, जैसे 2 3 4 1/2 1/6 जो बदल नहीं सकता, स्केलर का मतलब वही होता है। क्लियर है क्या यहाँ तक सारी बातें? ठीक है, अब सुनो, इन अदर वर्ड्स, अगर वेक्टर आर एक्स आई के वाई जेड के और जेड के केप हैं, तो एक्स वाई जेड भी उसके डायरेक्शन रेशियोज कहे जा सकते हैं। उन इनफाइनाइट सेट में एक सेट एक्स वाई जेड का भी रहा होगा। देन एक्स वाई जेड आर द 3 डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द वेक्टर आर। ये 3 भी हैं, और भी हैं, और ये 3 भी हैं। तो जनरली जैसे कि एक वेक्टर है आपके सामने, किसी ने कहा इसके डीआर्स बताओ, तो और क्यों, और कौन से क्यों बताते, वही बता दो। जैसे मैंने कहा वेक्टर आर है 2i कैप प्लस 7j कैप प्लस 21k कैप, मैंने कहा इसके डीआर्स बताओ। सर आप ही तो बता रहे हो 2 7 21, 2,7,21 इसके डीआर है, और भी तो बताओ। 2,7,21 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, एक और सेट ले लो, 20 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या
किसी भी स्केलर से एनी मल्टीपल, वो भी उसके डीआरस के ही रेशियो वो होंगे, क्या कहते हैं, मल्टीपल्स होंगे, है ना। वो जो नया वेक्टर बन रहा है, मल्टीप्लाई करके एक नया वेक्टर तैयार हो गया, ज्यादा मैग्नीट्यूड का या कम मैग्नीट्यूड का, लेकिन उसकी डायरेक्शन वही रहेगी, उसकी डायरेक्शन वही रहेगी। आप खुद सोचो, एक्स एक्सिस के अलोंग 2 कदम चलना, वाई एक्सिस के अलोंग 3 कदम चलना, जेड एक्सिस के अलोंग 4 कदम चलना, 2,3,4 से जो वेक्टर बनेगा ऐसे, अब आप इस तीनों का डबल कर दो, 4 कदम करना, 6 कदम चलना, कदम चलना, और 4 का 8 कदम चलना, 4 6 8, तो 4 6 8 भी वही वेक्टर बनेगा, पर ज्यादा लंबाई का बनेगा, बस इतना सा फर्क होगा। 2,3,4, देखो एक 2D, एक 2D प्लेन पे ही अगर अपन सोचें, 3D पे भी ना सोचें, अगर 2D पे ही सोचें, 3D से फिर वो इमेजिन हो जाएगा। लेट्स से इट्स ए 2D प्लेन, 2D प्लेन में मुझे बताओ 2,3 का है हीरा। अब 2 का भी डबल करो, 3 का भी डबल करो, क्या बना, डबल कह रहा हूँ, स्क्वायर नहीं कह रहा हूँ, 4,6 नॉट 9। 2 का डबल 4 एंड 3 का डबल 6। देखो ध्यान से यहां आना और यहां से यहां जाना सेम ही तो डायरेक्शन है, बस मैग्नीट्यूड ही तो अलग है। तो कोऑर्डिनेट्स का एग्जैक्ट मल्टीपल कर दूं तीनों का, तो वही वेक्टर बनेगा सेम डायरेक्शन में। अगर ये एंगल अभी 60 डिग्री है, तो वो एंगल भी तो 60 डिग्री है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के साथ एंगल चेंज हुआ क्या? तो 3D में भी इमेजिन करो, फिर वो अल्फा बीटा गामा चेंज होगा क्या? अल्फा बीटा गामा चेंज नहीं होगा तो डायरेक्शन चेंज होगी क्या? नहीं, सेम वेक्टर है, मतलब उसके डीसी सेम है। सेम वेक्टर तो नहीं कह सकते, क्योंकि सेम वेक्टर में तो मैग्नीट्यूड भी सेम हो जाता है, ठीक है ना। विथ सम डिफरेंट मैग्नीट्यूड वो वेक्टर मुझे मिल जाएगा अगर मैं अलग अलग सेट डी आर्स निकालता रहूँ तो। क्लियर है? ठीक है, तो कहाँ थे हम? यहाँ पे, ये हमने लिख ही दिया। इन अदर वर्ड्स, इफ वेक्टर आर इक्वल टू एक्स आई के वाई जेड कैप जेड के कैप, देन एक्स वाई एंड जेड आर द 3 डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वेक्टर आर, एंड द 3 डायरेक्शन, आगे क्या लिखा हुआ है, कोसाइंस ऑफ वेक्टर आर। हाँ जी, अब यहाँ पे सुनो, अब इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपको एल एम एन गिवन है, एल एम एन, तो आप उसको किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करके एबीसी क्विकली निकाल लेते हो, और इसे बहुत सारे सेट निकाल लेते हो। लेकिन उल्टा, अगर एबीसी गिवन है तो डीसीज कैसे निकालेंगे? क्योंकि डीसी तो फिक्स है ना, वो कोई इनफाइनाइट सेट थोड़ा ना बन रहा, तो एक ही सेट है। तो आपका आपका मेरा सबका आंसर एक ही आना चाहिए। वो निकलेगा कैसे? ये तो मल्टीपल करके निकल गया, वो कैसे निकलेगा? तो आप कहोगे सर इसको अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करके निकाल रहे हो, तो उसको 2 से डिवाइड करके निकाल लो। तो ध्यान से सुनना, अगर मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, ध्यान सुनना दोनों, अगर मैं आपको इन्फॉर्मेशन दी है कि एल एम एन को 2 से मल्टीप्लाई करके एबीसी बना है, ये इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी, तभी तो आप 2 से डिवाइड करके एलिमेंट बनाओगे। लेकिन एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा ये बेटा ये डीआरस हैं, तो आपको ये इन्फॉर्मेशन थोड़ा ना देगा कि डीसीस को 3 से मल्टीप्लाई करके ये एबीसी बनाए गए हैं, या डीसीस को 7 से मल्टीप्लाई करके एबीसी बनाए हुए हैं, या डीसीस को 10 से मल्टीप्लाई करके एबीसी बनाए हुए हैं। आपको पता ही नहीं है किससे मल्टीप्लाई करके बनाए हुए, तो आप डिवाइड किससे करोगे? एलिमेंट तक वापस कैसे पहुंचोगे? नहीं पता ना? तो फिर तरीका क्या है? तो फिर तरीका है, एक फॉर्मूला है हमारे पास इसको निकालने का। देखो बेटा, अगर हमको एबीसी पता है, तो एलएमएन निकालने का फॉर्मूला है, हम उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से सबको डिवाइड कर देंगे, तीनों कंपोनेंट्स को, एक्स को, वाई को, जेड को, उस वेक्टर आर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। और मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका हमने अभी पहले डिस्कस कर लिया था, तीनों स्केलर कंपोनेंट्स के स्क्वायर का सम का रूट, क्योंकि मैग्नीट्यूड मतलब उसकी लेंथ है, और डिस्टेंस फॉर्मूला से लेंथ हमने कल निकाली थी, शायद ऐसी निकली थी, ठीक है। तो x को भी मैं रूट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के रूट से डिवाइड कर दूंगा, y को भी करा दूंगा, और z को भी करा दूंगा। इन शॉर्ट, अगर x y z डी आर्स गिवन है, तो डीसीस निकालने का ये फॉर्मूला रेडी है। उन तीनों डी आर्स को उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, अब जो मिलेगा वो 100% डीसीज होंगे, 100% क्या होंगे? डीसीज होंगे। क्लियर है क्या? ठीक है बेटा, ठीक है, ओके, चलते हैं आगे। अच्छा, एक और चीज, अब आप यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट है टू कैरी फॉरवर्ड। देखो, अगर मैं इसका स्क्वायर करूं, और मैं इसका भी स्क्वायर कर दूं, और मैं इसका भी स्क्वायर कर दूं, तो देखना क्या मिलेगा। एक्स स्क्वायर बाय रूट, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का सम, वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का सम, जेड स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तीनों को जोड़ेंगे तो एलसीएम सेम,
तो न्यूमरेटर क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, डिनोमिनेटर पे क्या बन जाएगा, रूट तो कट ही जाएगा, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 1। तो यानी कि एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर का सम हमेशा 1 आता है, ये तो हमेशा ट्रू है। लेकिन जो डी आर्स हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का सम 1 आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। सुनना ध्यान से, अगर आ जाए, अगर इसका सम भी 1 आ जाए, तो ऐसे मान लेना कि वहां पे जो वो रखे हुए हैं वो एक्चुअली डीसीज रखे हुए हैं। ठीक है, सारे डीसीज डीआरस होते हैं, बट सारे डीआरस डीसीज, समझ गए, डीआरस एक्चुअली डीसीज के मल्टीपल है ना। तो डीसीज के मल्टीपल हैं तो उनको 1 से मल्टीप्लाई भी तो कर सकता हूं मैं, 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो खुद ही मिल जाएंगे। तो वो जो आंसर आए वो कहने के लिए डीआरस है, लेकिन एक्चुअली वो डीसीज है। तो जो डीसीज रखे हुए हैं वो तो डीआरस हैं, लेकिन जो सारे डीआरस हैं उनमें से एक सेट ही डीसी है, एलिमेंट फिक्स है। ठीक है, तो डीसीज के स्क्वायर का सम तो 1 आएगा, पर डीआरस के स्क्वायर का सम 1 नहीं आएगा। अगर आ रहा है तो एक्चुअली वो डीसी डीआरस नहीं है, वो डीआरस में से भी डीसीज का सेट है, क्योंकि उनका स्क्वायर का सम क्या आ रहा है 1। और अगर आ रहा है तो वो वेक्टर यूनिट वेक्टर भी है, ये भी चीज फिक्स है। अगर उनके स्केलर कंपोनेंट्स के स्क्वायर का सम अगर 1 आ जाता है, तो इस समय जो वो वेक्टर है, जो भी वेक्टर आर है, वो एक यूनिट वेक्टर है। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना 1 यूनिट ही निकलेगा। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालने की कोशिश करना, क्या निकलेगा, 1 यूनिट ही निकलेगा। यहाँ तक क्लियर है। और यहां से उस चीज का रास्ता भी खुल गया। मैंने आपको कहा था ना कि अगर अल्फा बीटा गामा में से एक एंगल गिवन हो तो बाकी के दो नहीं निकाल सकते, पर दो एंगल गिवन हो तो तीसरा एंगल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, इस रिलेशन से निकालेंगे। एल इज एक्चुअली कॉस अल्फा, तो ये कॉस स्क्वायर अल्फा। एम इज एक्चुअली कॉस बीटा, सो इट इज कॉस स्क्वायर बीटा। और एन इज एक्चुअली कॉस गामा, तो इट इज कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। अब आपके पास इनमें से दो वैल्यूज पता है, जैसे अल्फा बीटा पता है, तो उनका स्क्वायर निकाल दोगे तो एक ही तो वैल्यू मिसिंग हो गई। दो वैल्यूज हैं तो तीसरी निकल सकती है, लेकिन एक वैल्यू है तो दो वैल्यू नहीं निकल सकती। चाहे से ये दोनों है तो वो निकल जाएगा, वो दोनों है तो ये निकल जाएगा, पहला तीसरा है तो बीच का निकल जाएगा। समझ गए इस रिलेशन से। यानी आपको कोई कहता है कि एक वेक्टर है जो एक्स एक्सिस का 60 डिग्री का एंगल बनाती है, वाई एक्सिस का 45 डिग्री का एंगल बनाती है, बताओ जेड एक्सिस का कौन सा डिग्री का एंगल बनाएगी, आप निकाल सकते हो। एग्जैक्ट भी नहीं तो कॉस इनवर्स फॉर्म में तो निकाल ही लो। ठीक है, समझ आया ना। ओके, कॉस, कॉस ही क्यों, देखो बेटा, हमने जब स्लोप निकाला था तो टेन ही क्यों, हमने जब स्लोप निकाला था 2D प्लेन में तो हमने उसको 10 ही क्यों माना। ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए यहाँ पे कॉस रेशियो सिग्निफिकेंट है। वो कॉस वाला रेशियो ही आपको एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर का संबंध देता है, साइन वाला नहीं देगा, टेन वाला नहीं देगा। तो उस कॉन्सेप्ट के चलते हम उसको अब नाम भी तो डीसीस रखा है। अगर साइन होता तो डीएसएस रखते हैं, फिर डीटीस रखते हैं, अगर डायरेक्शन टेंस होता तो, है ना। ओके, चलिए, तो वो इतना सोचना हमारा काम नहीं है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले अब ये वेक्टर अलजेब्रा पे चलने से एक आखिरी टॉपिक है, किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालने का मतलब क्या होता है, पहले तो समझो। मैंने कहा एक वेक्टर है, इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालो, इसका मतलब क्या, मैं क्या जानना चाह रहा हूं। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि ये जो वेक्टर है, डायरेक्शन तो इसकी रखो, इसी वेक्टर की रखो, लेकिन इसका जितना भी मैग्नीट्यूड रहा हो उससे मुझे मतलब नहीं है। इस डायरेक्शन में एक मैग्नीट्यूड का वेक्टर बताओ, उस वेक्टर को, वो जो वेक्टर आएगा उसको उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर कहा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, वेक्टर आर इक्वल टू एक्स आई कैप वाई जे कैप एंड जेड के कैप। इस वेक्टर की कोई डायरेक्शन है और कोई मैग्नीट्यूड है, यस और नो। कुछ डायरेक्शन है और कुछ मैग्नीट्यूड है ना। अब मैं कहूं इस वेक्टर की डायरेक्शन तो यही चाहिए, बदलनी ही नहीं है, पर मैग्नीट्यूड इसका जो भी है, इसका 10 20 50 60 70 100 150 कुछ भी सेंटीमीटर का इसका मैग्नीट्यूड है, मुझे तो 1 यूनिट का ही चाहिए। तो इस डायरेक्शन और इस 1 यूनिट के मैग्नीट्यूड के कॉम्बिनेशन से भी एक वेक्टर बनेगा। भाई डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन तो वही जो उसकी थी, लेकिन मैग्नीट्यूड 1 यूनिट ले लो, तो इसके कॉम्बिनेशन से जो वेक्टर बनेगा, उस वेक्टर को इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर कहा जाएगा और डिनोट किया जाएगा आर कैप से। ठीक है, डिनोट कैसे किया जाएगा, आर कैप से। अगर उसका नाम आर वेक्टर है तो, उसका नाम एस वेक्टर है तो एस कैप से।
उसका नाम अगर टी वेक्टर है तो टी कैप से, समझे क्या? या टू लेटर में भी लिखा हुआ हो सकता है वेक्टर ओपी, तो फिर इसका नाम हो जाएगा ओपी कैप। वैसे कैप अपन जनरली सिंगल लेटर में लिखते हैं, डबल लेटर में कम लिखते हैं, बट आ जाए तो गलत भी नहीं है, समझे क्या? अब इसको पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन से देखो कि अगर एक वेक्टर है ए ऐसा, जिसका मैग्नीट्यूड फॉर एग्जांपल 6 यूनिट है, 6 सेंटीमीटर ले लो, 1 2 3 4 5 6, तो इसी डायरेक्शन में एक एक सेंटीमीटर के जो वेक्टर्स निकल रहे हैं, जैसे एक ये निकल गया, 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 ये सारे के सारे इसी डायरेक्शन में जो बन रहे हैं, सारे के सारे वेक्टर ए के यूनिट वेक्टर्स हैं। ये सारे के सारे वेक्टर ए के क्या हैं? यूनिट वेक्टर्स हैं। यानी यूनिट वेक्टर किसी एक वेक्टर का होता है, उसी डायरेक्शन में जाता हुआ एक यूनिट, सेंटीमीटर भी नहीं कह सकता, एक यूनिट के मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर, उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर कहलाता है। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है वेक्टर, इसका यूनिट वेक्टर निकालो, तो आपको क्या करना है? डायरेक्शन सेम रखनी है, मैग्नीट्यूड 1 रखना है, ठीक है। अच्छा ऐसा भी आ सकता है, इस डायरेक्शन में इस एक वेक्टर दे दिया, उस डायरेक्शन में जाने वाले वेक्टर का यूनिट वेक्टर मत निकालो, 6 यूनिट्स मैग्नीट्यूड का वेक्टर निकालो। तो उसमें कैसे निकालेंगे? पहले यूनिट निकालेंगे और फिर 6 से गुणा करेंगे। समझ आया? यूनिट निकालने का तरीका भी बता देता हूँ, फिर आपको जितने भी मैग्नीट्यूड का चाहिए उतने मैग्नीट्यूड का निकाल लो। तरीका देखें आप यूनिट वेक्टर निकालने का, ये तो गया पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या है? 6 यूनिट। देखो किसी भी वेक्टर को अपन कैसे डिनोट कराते हैं? मैग्नीट्यूड इनटू उसकी डायरेक्शन। ये वेक्टर है, वेक्टर के अंदर दो चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड को मैंने लेटर फॉर एग्जांपल इस केस में बी से डिनोट करा दिया, इस एग्जांपल में किससे डिनोट करा दिया? बी से। और इसी वेक्टर के डायरेक्शन को उसका यूनिट वेक्टर कहते हैं, है ना, तो उसको ए कैप से डिनोट करा दिया। अब यहाँ पे जैसे कि मैग्नीट्यूड 6 यूनिट है, अच्छा ये बी नहीं है, सॉरी ये 6 है, ये 6 है, इस केस में 6 है ना, ठीक है। तो 6 इंटू ए कैप, वैक्टर ए की डेफिनेशन क्या हो गई? ए कैप का 6 गुना, क्योंकि एक यूनिट वेक्टर ए कैप है और ऐसे 6 यूनिट वेक्टर्स हैं, तो 6 इंटू ए कैप। तो आपसे किसी ने कहा यूनिट वेक्टर निकालो, तो कैसे निकालोगे? उस वेक्टर को 6 से डिवाइड करके, वो जो वेक्टर गिवन है इसको कैसे डिवाइड कर दो? 6 से डिवाइड कर दो, तो इस डायरेक्शन में जाता हुआ यूनिट वेक्टर मिल जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बन गया? वेक्टर ए, सॉरी, ए कैप इक्वल टू वेक्टर ए डिवाइडेड बाय उसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये हमारे पास फॉर्मूला मिल गया। कोई भी वेक्टर गिवन हो, उसका यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला मिल गया, उस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। जैसे कि फॉर एग्जांपल वेक्टर आर इक्वल टू 2 i कैप, 3j कैप, 4k कैप। मैंने कहा एक वेक्टर है, इसका यूनिट वेक्टर निकालो, दैट मीन्स आर कैप निकालो। आप क्या करोगे? वेक्टर लिख दोगे एज इट इज, और इसी के मैग्नीट्यूड से इस वेक्टर को डिवाइड करा दोगे। इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकाले वो बता चुका हूं, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर का सम का रूट। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 प्लस 9 13, 13 प्लस 16 29, रूट 29 से डिवाइड कराओ। अब रूट 29 से डिवाइड कराने का मतलब, हालांकि अभी अगला टॉपिक है वेक्टर अलजेब्रा, डिवाइड करने का मतलब क्या होता है वो सब उसमें समझाएंगे, अभी शॉर्ट में समझ लो तो हर एक कंपोनेंट को डिवाइड कराना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 2/√29 आई कैप प्लस 3/√29 जे कैप प्लस 4/√29 के कैप। ये जो वेक्टर है उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर है। मैंने कहा नहीं नहीं यूनिट वेक्टर मत बताओ, 7 यूनिट्स होना चाहिए मैग्नीट्यूड। 7 से गुना करा दो, 7 दूनी 14, 7 या 21, 7 चौका 28। अब इसका मैग्नीट्यूड 7 यूनिट, इसका मैग्नीट्यूड आप निकाल के देखो, 1 यूनिट होगा 100%। इसको स्क्वायर करके सम करके जोड़ो, 1 आंसर आएगा। ये यूनिट वेक्टर है, 7 मैग्नीट्यूड यूनिट्स के मैग्नीट्यूड का वेक्टर है, 7 से गुणा कर दो। समझ गए? तो कोई भी मैग्नीट्यूड पूछे पहले यूनिट वेक्टर निकालो, फिर उतने मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करो। तो यूनिट वेक्टर निकालना आ गया, बोलो कैसे निकलता है? वो वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। अच्छा ये भी एक वेक्टर होगा, ऐसा मत सोचना कि ये एक स्केलर क्वांटिटी होगी, क्योंकि ऊपर तो वेक्टर है नीचे स्केलर है, तो वेक्टर को स्केलर से डिवाइड करेंगे तो अगेन एक वेक्टर है ये अगेन एक क्या है? वेक्टर। जैसे अभी मैंने डिवाइड करके बताया ना आपको, 2/√29 आई कैप प्लस 3/√29 जे कैप प्लस 4/√29 के, तो ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है अभी तो एक वेक्टर है, इसमें भी तो कुछ डायरेक्शन और कुछ मैग्नीट्यूड दिख रहा है। क्लियर? चलें आगे। यहाँ पे हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। अब एक्चुअली एक्सरसाइज 10.2 का टॉपिक शुरू हो रहा है, एडिशन ऑफ वेक्टर।
ठीक है, अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स, जिसमें हमको क्या क्या करना है बताओ, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन नहीं करना है। मल्टीप्लिकेशन तीन तरीके के हैं, एक तो है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, एक तो है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, एक है वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में दो तरीके के मल्टीप्लिकेशन होते हैं, डॉट प्रोडक्ट और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, अब इसमें से क्या क्या तो इस एक्सरसाइज में आएगा। इस एक्सरसाइज में जैसा कि मैंने कहा मैक्सिमम चीज इस एक्सरसाइज में एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन में ओनली स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। अभी जो मैंने रूट 29 से डिवाइड किया ना, वो भी एक तरीके से स्केलर मल्टीप्लिकेशन का ही पार्ट है, अभी समझाएंगे जब आगे क्लियर समझ आएगा। डॉट प्रोडक्ट 10.3, क्रॉस प्रोडक्ट 10.4 का पार्ट, बिल्कुल टॉपिक्स अलग हैं, इनको बाद में देखेंगे। यानी ये पूरा पोर्शन अपने को थर्ड एक्सरसाइज में कवर करना है, प्लस कुछ इर्द गिर्द की चीजें तो चलती हैं, जैसे प्रॉपर्टीज हो गई, एडिशन सीखेंगे तो एडिशन की प्रॉपर्टीज भी चलेंगी, सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज भी चलेंगी, स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज भी चलेंगी। ठीक है, तो जितना कवर कर पाते हैं अभी करते हैं, है ना, अभी तो टाइम थोड़ा बहुत। हम्म चलो एडिशन ऑफ वेक्टर्स देखो। तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स का मीनिंग सुनो, दो वेक्टर्स को जोड़ने से क्या तात्पर्य है। दो वेक्टर्स को जोड़ने, वेक्टर का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। तो दो वेक्टर्स को जोड़ने का मतलब है, मतलब तो समझो, दो वेक्टर को जुड़ के क्या मिलता है ना। तो दो वेक्टर को जोड़ने का मतलब है दोनों वेक्टर्स के डिस्प्लेसमेंट का नेट डिस्प्लेसमेंट निकालना, नेट डिस्प्लेसमेंट, बस ये टर्म याद रखो। वेक्टर एडिशन मींस नेट डिस्प्लेसमेंट निकालना। फॉर एग्जांपल, आई वेंट टू श्याम मंदिर एंड देन फ्रॉम श्याम मंदिर आई वेंट टू आंसर सर्कल। तो एक वेक्टर तो बना यहां से श्याम मंदिर का विथ सम डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, एक वेक्टर बना श्याम मंदिर से आंसर सर्किल विथ सम डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। तो मैंने कहा कि इन दोनों को जोड़ो, तो जोड़ के जो रास्ता निकलेगा वो डायरेक्ट यहाँ से आंसर सर्किल जाता है। फॉर एग्जाम्पल चलो पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन देख, तो ये हमारा लर्नर्स अकेडमी, यहाँ से मैं गया श्याम मंदिर, ये श्याम मंदिर आ गया। अब फिर श्याम मंदिर से मैं गया, लेट्स से इस डायरेक्शन में है आंसर सर्किल, ये आंसर सर्किल आ गया। अब मैंने कहा इन दोनों को जोड़ो, तो जुड़ के जो चीज मिलेगी, इन दोनों को जुड़ के जो चीज मिलेगी वो भी एक वेक्टर होगा, वो ये वाला वेक्टर होगा, नेट डिस्प्लेसमेंट वाला वेक्टर होगा। ये सीधा एक रोड बना दूं, बीच में जंगल जंगल काट कूट के सीधा एक रोड बना दूं, तो वो सीधा जो रोड बनेगा वो उन दोनों रोड का, अगर उन दोनों रोड को वेक्टर का नाम दे दिया जाए तो उन दोनों वेक्टर्स का एडिशनल एडिशन वेक्टर है, या दूसरे शब्दों में रिजल्टेंट वेक्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रिजल्टेंट। कैसे निकालेंगे, इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट वेक्टर निकालो, दैट मींस इन दोनों को जोड़ के निकालो, इन दोनों को ऐड करके निकालो। समझ आया। तो इफ दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, तो इस वेक्टर को हम वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी कह सकते हैं। ठीक है, कुल मिला के जो स्टार्टिंग का इनिशियल पॉइंट है और जो फाइनल टर्मिनल पॉइंट है उससे बनने वाले वेक्टर को हम इन दोनों वेक्टर का एडिशन कहते हैं। ऐसे तीन वेक्टर का एडिशन भी हो सकता है, ऐसे चार वेक्टर का एडिशन भी। यहां से मान लो आंसर सर्किल से मैं बस स्टैंड चला गया, अब यहां से बस स्टैंड वाला जो वेक्टर बनेगा वो तीनों वेक्टर्स का सम होगा। समझ आया यहाँ, क्लियर है। दैट मीन्स वेक्टर एडिशन मीन्स नेट डिस्प्लेसमेंट निकालना। क्या निकालना, नेट डिस्प्लेसमेंट निकालना। पढ़ते हैं, देखें क्या बात कह रहा है ये, कि वेक्टर ए बी सिंपली मीन्स, वेक्टर ए बी का सरल अर्थ होता है ए से बी का डिस्प्लेसमेंट निकालना। अब अगर ए से लेके बी का डिस्प्लेसमेंट जरूरी नहीं है एक बार में कैरी किया जाए, दो बार में कैरी किया जाए, इट्स कैरीड आउट इन टू स्टेप्स। पहले ए से सी चला गया कोई तीसरे पॉइंट पे, और देन सी से फिर बी गया। फॉर एग्जाम्पल यहां से जाना था सीधे मेरे को आंसर सर्किल, लेकिन मेरा कोई फ्रेंड था जो श्याम मंदिर में वेट कर रहा था, तो मैं सीधे सर्किल भी जा सकता था, रोड अगर पॉसिबल था तो, लेकिन मैंने ऐसे वाला रास्ता चुना। तो वो सी पॉइंट है वो श्याम मंदिर। तो मैं क्या कह सकता हूं कि जो नेट डिस्प्लेसमेंट है अल्टीमेटली फ्रॉम ए टू बी, ठीक है ना, नेट डिस्प्लेसमेंट तो ए टू बी है, तो ए सी, वेक्टर ए सी प्लस वेक्टर सी बी बराबर वेक्टर ए बी माना जाएगा। ए से लेके सी जाना, फिर सी से बी जाना, बराबर ए से लेके बी जाना एज ए वेक्टर। ठीक है, क्लियर है, ये एडिशन का मतलब क्लियर है। अब इस एडिशन को दो लॉ से कैरीड आउट किया जाता है, एक होता है ट्राइंगल लॉ और एक होता है, एक तो होता है ट्राइंगल लॉ और दूसरा होता है हमारा पैरेललोग्राम लॉ। एक तो होता है ट्राइंगल लॉ, एक होता है पैरेललोग्राम लॉ। ये क्या चीज है, सुनो ध्यान से, ये क्या चीज है। तो देखो ट्राइंगल लॉ की बात करते हैं। तो ट्राइंगल लॉ क्या कहता है कि अगर हमारे पास एक वेक्टर है, जैसे कि ये एक वेक्टर है और एक और दूसरा वेक्टर है जैसे कि
इन दोनों वेक्टर्स को जोड़ के नेट डिस्प्लेसमेंट पता करो। थोड़ा छोटा कर देता हूँ इसको। इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करके नेट डिस्प्लेसमेंट पता करो। तो ट्रायंगल लॉ क्या कहता है? ट्रायंगल लॉ की रिक्वायरमेंट है कि पहले वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट अगले वेक्टर के इनिशियल पॉइंट से कोलाइड होना चाहिए, ज्वाइंट होना चाहिए, तभी ट्रायंगल लॉ अप्लाई होकर एडिशनल वेक्टर या रिजल्टेंट वेक्टर निकलेगा। तो हम कैसे इसको जोड़ें? बिल्कुल जोड़ सकते हैं। हमारे पास फ्री वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट है या नहीं है? है। तो मैं क्या करूंगा, इसको सेलेक्ट करूंगा, पैरेलल डिस्प्लेसमेंट कर दूंगा। जुड़ गए दोनों। अब ये जो दो लाइंस हैं, इसको ट्रायंगल की दो साइड्स मान ली जाए, और इस ट्रायंगल की जो तीसरी साइड होगी वही इन दोनों वेक्टर्स का एडिशन माना जाएगा। यानी कि अगर दो वेक्टर्स हैं, अगर आपको उनका रिजल्टेंट वेक्टर चाहिए, तो पहले तो उन दोनों वेक्टर्स को एक ट्रायंगल की दो साइड्स के रूप में पिक्चोरली डिमॉन्स्ट्रेट करो। वो करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसके टर्मिनल को उसके इनिशियल से मिलाना पड़ेगा। यू कैन यूज फ्री वेक्टर्स कॉन्सेप्ट, पैरेलल डिस्प्लेसमेंट कर सकते हो। डायरेक्शन अभी भी, जैसे ये पहले ऊपर रखा हुआ था तभी भी उसकी डायरेक्शन वो थी, आज नीचे रखा हुआ है तो भी उसकी डायरेक्शन वही है, मैग्नीट्यूड भी वही है, लंबाई भी नहीं चेंज करी मैंने। तो ये जो तीसरी साइड बन रही है ना बेटा, अगर ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, अगर ये P है, ये Q है, ये R है, तो अगर अगर PQ और QR एक ट्रायंगल की दो साइड्स हैं, तो PR जो तीसरी साइड है वही उन दोनों वेक्टर्स का एडिशन होता है। ट्रायंगल की तीसरी साइड ही उसका क्या होता है? एडिशन होता है। ऐसा कौन कहता है? ऐसा ट्रायंगल लॉ कहता है। ऐसा कौन कहता है? ट्रायंगल लॉ। देखो वो क्या कहता है, एज पर द ट्रायंगल लॉ addition of two vectors representing two different displacement gives us a third vector representing the net final displacement arising out of the two given vectors। ठीक है, ट्रायंगल लॉ क्या कहता है, अगर दो वेक्टर्स हैं जो दो अलग अलग डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उन दोनों का एडिशन तीसरा वेक्टर देगा जो कि एक तीसरा फाइनल डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, जो कि अराइज हो रहा है उन दोनों वेक्टर्स के डिस्प्लेसमेंट के नेट रिजल्ट से। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी जो मैंने रफली करके बताया वो यहाँ पे पिक्चोरियल तरीके से देखो कि पी क्यू एक वेक्टर है और क्यू आर दूसरा वेक्टर है। ठीक है, इसका टर्मिनल पॉइंट उसके इनिशियल पॉइंट से कोलाइड होना चाहिए, ये सबसे मस्ट रिक्वायरमेंट है ट्रायंगल लॉ लगने के लिए। तो इस ट्रायंगल की अगर ये दो साइड्स मान ली जाए, तो जो तीसरी साइड होगी पी आर, वही इन दोनों वेक्टर्स का एडिशन माना जाएगा। क्या लिखता है कि वेक्टर ए रिप्रेजेंट कर रहा है ट्रायंगल पी क्यू आर की पी क्यू साइड को, वो डिस्प्लेसमेंट बता रहा है पी से क्यू का। सिमिलरली वेक्टर बी, ये वाला स्मॉल लेटर वेक्टर बी, रिप्रेजेंट कर रहा है साइड क्यू आर को, और वो इस ट्रायंगल की कौन सी साइड बता रहा है? वो इस ट्रायंगल कौन सी साइड बता रहा है, मतलब क्या डिस्प्लेसमेंट बता रहा है? क्यू से लेके आर तक का डिस्प्लेसमेंट बता रहा है। तो जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा वो पी से लेके आर तक का होगा। क्यू से क्यू का हटाओ तो पी से आर का जो होगा वो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा, वो एक्चुअली इसी ट्रायंगल की तीसरी साइड होगी। सो एज पर द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर रिप्रेजेंटिंग द सम ऑफ वेक्टर ए एंड बी, ए और बी का जो सम वाला वेक्टर है, जिसको हाल फिलहाल के लिए मैंने वेक्टर सी का नाम भी रख दिया, ए प्लस बी बार बार ऐसे कहूंगा तो सिंपली वेक्टर सी का नाम दे दिया, ये रिप्रेजेंट करेगा इसी ट्रायंगल की तीसरी साइड को। अगर वेक्टर ए पी क्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, वेक्टर बी पी क्यू आर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वेक्टर ए प्लस बी पी आर को रिप्रेजेंट करेगा, और ये नेट डिस्प्लेसमेंट देगा फ्रॉम द पॉइंट पी टू द पॉइंट आर, शोज द नेट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द पॉइंट पी टू द पॉइंट आर। सिंपल भाषा में बात करें तो वेक्टर पी क्यू प्लस वेक्टर क्यू आर, क्यू से क्यू मैच हुआ, एक्चुअली आपको क्या देता है? वेक्टर पी आर देता है। इनको अपन ने सिंगल लेटर्स में भी डिनोट यहाँ पे किया गया है। इन शॉर्ट, वेक्टर एडिशन मींस टॉकिंग अबाउट द नेट डिस्प्लेसमेंट। अभी जो मैंने स्टार्ट करी थी लाइन, उसी पे खत्म कर रहा हूँ। यहीं पे स्टार्ट करी थी मैंने, वेक्टर एडिशन मींस टॉकिंग अबाउट द नेट डिस्प्लेसमेंट। यहां तक क्लियर है? अब एडिशन ऑफ वेक्टर्स, ये तो हो गया ट्रायंगल लॉ। पैरेललोग्राम लॉ नहीं लिखा हमने, ओके। अब सुनो, आपने मैट्रिक्स पढ़ा, मैट्रिक्स को जोड़ना सीखा। मैट्रिक्स को जब आपने जोड़ना सीखा तो फिर हैंड टू हैंड माइनस करना भी सीखा। तो जब अपन उसको माइनस कर रहे थे तो मैंने क्या कहा था? सब्ट्रैक्शन करना एडिशन का ही एक पार्ट है। आप क्या कर दो, उसका नेगेटिव इसमें जोड़ दो। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा 7 में से 3 माइनस करो, तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, 7 में 3 का नेगेटिव जोड़ो। तो आप एडिशन ही तो कर रहे हो, जिसको घटाना है उसका नेगेटिव आप उसमें जोड़ दो। टू सब्ट्रैक्ट ए वेक्टर वेक्टर बी फ्रॉम वेक्टर ए मींस टू एड द नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी टू वेक्टर ए। समझ आया क्या?
ए में से बी वेक्टर घटाने का अर्थ होता है ए में नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी को जोड़ना, और अगर बी में से ए वेक्टर घटाना है तो बी में ए का नेगेटिव जोड़ना। ऑब्वियसली दीज आर द टू डिफरेंट वेक्टर्स, ये दो डिफरेंट वेक्टर्स है ना, क्योंकि कॉम्पिटेटिव नहीं होता डिफरेंस कभी भी, सब्ट्रैक्शन कॉम्पिटेटिव नहीं होता, एडिशन तो कॉम्पिटेटिव होता है। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी करूं या वेक्टर बी प्लस वेक्टर, अभी प्रॉपर्टीज आएंगी उसमें सीखेंगे अपन ये कि एडिशन तो कॉम्पिटेटिव होगा, वो कल आएंगी, आज का तो हो गया टाइम है ना। तो सब्ट्रैक्शन समझ गए, सब्ट्रैक्शन का सिंपल सा मीनिंग क्या है कि बोलो, वेक्टर जिसको आप घटा रहे हो उसका नेगेटिव उसमें जोड़ना। अब एडिशन में एक लॉ और है, वो लास्ट आज सीख जाओ, फिर इसकी प्रॉपर्टीज अपन कल देखेंगे। ठीक है, नोट क्या है, ये एक छोटा सा नोट है, इसको अपन डिटेल में भी देखेंगे कल। क्या कि वेक्टर ए प्लस बी वेक्टर बी प्लस ए के बराबर है, लेकिन वेक्टर ए माइनस बी वेक्टर बी माइनस ए के बराबर नहीं है, कंपल्सरीली ट्रू नहीं है। हाँ, इनमें से कोई जीरो वेक्टर निकल जाए, कुछ ऐसा हो तो बात अलग है, दोनों वेक्टर्स इक्वल निकल जाए तो इक्वल भी हो सकता है, बट कंपल्सरीली ये इक्वल नहीं है। नेक्स्ट एंड द फाइनल लॉ ऑफ टुडेज क्लास इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये क्या कहता है, शॉर्ट में समझो, ये क्या कहता है कि ये तो हो गया केस वन, कि इसमें क्या हो रहा था, इसका टर्मिनल पॉइंट इसका इनिशियल पॉइंट से कोलाइड हो रहा था, लेकिन कल को ये केस भी तो हो सकता है, देखना कि ये वेक्टर, ये वेक्टर चेक करो क्या किया मैंने, दोनों के इनिशियल पॉइंट ही कोलाइड करवा दी। अब मैंने कहा इनको जोड़ो, केस नंबर वन। केस नंबर टू, दोनों के टर्मिनल पॉइंट जो कोलाइड करवा लो, यहाँ करवा देता हूँ, लेट्स से ऐसे, यहाँ लिख रहा हूँ, ये वेक्टर और एक वेक्टर इसका टर्मिनल पॉइंट इससे कोलाइड करा दो ऐसे, देखो दोनों के टर्मिनल पॉइंट कोलाइड हो रहे हैं और उधर दोनों के इनिशियल पॉइंट कोलाइड है। तो ऐसे केसेस में वेक्टर्स को जोड़ने के लिए हम लगभग पैरेललोग्राम लॉ यूज करते हैं। अच्छा एक और चीज सुनो, पैरेललोग्राम लॉ की एज सच कोई नीड ही नहीं है, आप इसको भी ट्राइंगल लॉ से सॉल्व कर सकते हो, भी बता देंगे अभी। इसको भी आप किससे सॉल्व कर सकते हो, ट्राइंगल लॉ से। तो पैरेललोग्राम लॉ जनरली हम तब लगाते हैं जब दोनों के इनिशियल पॉइंट कोलाइड हो रहे हो या दोनों के टर्मिनल पॉइंट कोलाइड हो रहे हो, लेकिन उसकी एज सच नीड नहीं है। अब अभी तो पैरेललोग्राम लॉ से ही देखो हम क्या करेंगे बेटा। पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है कि अगर दो वेक्टर्स के इनिशियल पॉइंट कोलाइड हो रहे हैं तो आप वो दोनों को पैरेललोग्राम की दो साइड्स मान लो और इससे पैरेललोग्राम कंप्लीट करो। पैरेललोग्राम कंप्लीट कैसे होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती हैं। तो मैं क्या करूंगा, इस वेक्टर की कॉपी बना के इसके अपोजिट साइड में प्लेस करूंगा, ये कॉपी पेस्ट कर दिया मैंने, ये इधर प्लेस कर दी, सेम डायरेक्शन सेम मैग्नीट्यूड, और फिर इस डायरेक्शन इस वाले वेक्टर की भी मैं कॉपी पेस्ट करूंगा और इधर प्लेस करूंगा, ये पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया, हो गया। अब इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वो इन दोनों वेक्टर्स का एडिशन वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि अगर ये वेक्टर ए और वेक्टर बी थे तो ये जो डायगोनल देख रहा है, ये डायगोनल एक्चुअली वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है। ठीक है, अब कोई कहे कि है ना ऐसे कैसे डायगोनल है, तो अब आप सुनो, अगर मैं इसको ट्राइंगल लॉ से चलाऊं तो ट्राइंगल लॉ क्या कहता है मुझे बताओ। ट्राइंगल लॉ क्या कहता है कि आप इनिशियल को टर्मिनल से कोलाइड कराओ, आप इनिशियल को क्या कोलाइड कराओ। अब एक केस ये ले लिया तो वो केस लेने की जरूरत नहीं है, इसमें भी ट्राइंगल कंप्लीट कर लेना और वो डायगोनल बनेगा। तो इसको इसको फिलहाल मैं डिलीट कर रहा हूँ। अब मैं आपको प्रूव करके बताता हूँ कि ट्राइंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ की एज सच कोई नीड ही नहीं होती, आप ट्राइंगल लॉ से भी काम कर चला सकते हो। ये पैरेललोग्राम है, इसको मैंने कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर दिया और इसको अलग जाके रख दिया, इसकी कॉपी किए, कुछ 1 सेंटीमीटर भी कम ज्यादा नहीं किया, सेम डायरेक्शन है। अब सुनो, एक बार थोड़ा नीचे आ जाओ, मैं नीचे ले आता हूँ, देख ले आया। किसी ने कहा कि आप पैरेललोग्राम में मत जाओ, आप तो ट्राइंगल लॉ से ही सॉल्व करो। ट्राइंगल लॉ से ही सॉल्व किया मैंने, तो मैंने इसकी कॉपी नहीं बनाई, मैंने इसकी कॉपी नहीं बनाई, मैंने इसकी भी कॉपी नहीं बनाई, पैरेललोग्राम कंप्लीट ही नहीं किया मैंने, और मैंने डायगोनल भी नहीं बनाया। अब यहां से ट्राइंगल लॉ से ही चलो और सेम टू सेम वही वेक्टर आना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, हमने क्या सीखा है कि अगर हमको ट्राइंगल लॉ लगाना है और वेक्टर ए और वेक्टर बी जोड़ना है, लेट्स से ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, इन दोनों को जोड़ना है, तो वेक्टर ए का टर्मिनल पॉइंट वेक्टर बी का इनिशियल पॉइंट से कोलाइड होना चाहिए। तो फिर मैं ट्राइंगल लॉ अप्लाई करने के पर्पज से इसको उधर डिस्प्लेस कर दूंगा, पैरेलल डिस्प्लेसमेंट। और अब इस ट्राइंगल की जो तीसरी साइड है वही तो रिप्रेजेंट करेगी मेरी पैरेललोग्राम लॉ को। तो इस ट्राइंगल की जो तीसरी साइड है, इस ट्राइंगल की तीसरी साइड है, वही तो इन दोनों वेक्टर्स का एडिशन होगा। अब ये जो लाइन बन रही है और वो जो लाइन बन रही है दोनों सेम है या नहीं है, इसको प्रूव करने के लिए मैं उस लाइन की कॉपी बना रहा हूँ, इस लाइन की कॉपी क्या बना रहा हूँ, उसी को उठा के इधर प्लेस कर रहा हूँ, देखना बिल्कुल फिट आती है कि नहीं आती है।
ये देखो बिल्कुल एग्जैक्ट फिट है। इसका मतलब ये वेक्टर ए प्लस बी है, तो वो भी था, प्रूव हो गया कि उसका डायगोनली एक्चुअली वेक्टर ए प्लस बी था। तो पैरेललोग्राम लो क्या कहता है कि दोनों के इनिशियल पॉइंट कोलाइड हो रहे हैं, तो पैरेललोग्राम कंप्लीट करके डायगोनल बना, वो डायगोनली दोनों का एडिशन है। ट्रायंगल लो क्या कहता है कि अगर एक का टर्मिनल पॉइंट एक के इनिशियल पॉइंट से कोलाइड हो रहा है, तो जो तीसरी साइड है वो उनका एडिशन है। तो पैरेललोग्राम लो को ना अप्लाई करते हुए ट्रायंगल लो भी अप्लाई किया जा सकता है उसी के अंदर। बिल्कुल एग्जैक्ट फिट है या नहीं है? डायरेक्शन सेम, मैग्नीट्यूड्स समझ गए? पढ़ क्या? देखो अगर आपको कोई कहे पैरेललोग्राम लो से ही एडिशन निकालो, तो आप इन दोनों वेक्टर्स की मदद से पैरेललोग्राम कंप्लीट करो, इसका अपोजिट वेक्टर, इसका अपोजिट वेक्टर, और डायगोनल बनाओ। अब जो डायगोनल वेक्टर बनाया है वो इन दोनों का एडिशन था। किसी ने कहा कि नहीं, आप तो ट्रायंगल से ही बनाओ। तो ट्रायंगल से बनाने के लिए आपको फिर इस वेक्टर को इधर डिस्प्लेस करना पड़ेगा या उस वेक्टर को उधर डिस्प्लेस करना पड़ेगा। डिस्प्लेस करके जो ट्रायंगल की तीसरी साइड बनेगी वो होगा आपका उन दोनों का एडिशन। अगर आप पैरेललोग्राम लो से करो तो ऐसे, आप ट्रायंगल लो से करो तो ऐसे। मैंने दो से इसलिए किया ताकि आपको ये प्रूफ हो जाए कि ये जो डायगोनल था ये वाला वेक्टर, और जो तीसरी साइड ट्रायंगल की थी ये वाला। अब आप देखो दोनों पैरेलल भी दिखाई दे रहे हैं। ये दोनों वेक्टर्स एग्जैक्टली सेम वेक्टर्स हैं, सेम मैग्नीट्यूड के हैं, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, ये प्रूव करने के लिए मैंने दो जगह से प्रूव किया। ठीक है, अब एक बार रीड आउट कर लो बस, फिर बाकी हम कल करेंगे। द ट्राइंगल लॉ ऑफ ए वेक्टर एडिशन की क्या रिक्वायरमेंट थी? उसकी रिक्वायरमेंट थी कि दो वेक्टर्स को जोड़ने के लिए टर्मिनल पॉइंट पहले वेक्टर का कोलाइड होना चाहिए, इनिशियल वेक्टर दूसरे वेक्टर का, इनिशियल पॉइंट दूसरे वेक्टर का। बट इन केस, लेकिन अगर ऐसा केस हो जाए कि हमको ऐसे दो वेक्टर्स को जोड़ना पड़े, वी आर रिक्वायर्ड टू ऐड सच टू वेक्टर्स हुज इनिशियल पॉइंट से कोलाइड हो रहे हो, या फिर दोनों के टर्मिनल पॉइंट से कोलाइड। अभी अपने टर्मिनल पॉइंट कोलाइड वाला केस नहीं लिया, सीधे इनिशियल पॉइंट कोलाइड वाला केस लिया, आप उससे भी देख सकते हो। देन हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे दो और वेक्टर बना के। दो और वेक्टर कैसे? अपोजिट अपोजिट वेक्टर्स, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती है। पैरेलल टू द गिवन टू वेक्टर्स यूजिंग द कांसेप्ट ऑफ फ्री वेक्टर्स। फ्री वेक्टर्स के कॉन्सेप्ट से अपन उसकी कॉपी बना के उसके पैरेलल दो नए वेक्टर्स बनाएंगे। और जैसे ही पैरेललोग्राम कंप्लीट हो जाएगा, तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है कि इस पैरेललोग्राम का, इस बने हुए पैरेललोग्राम का डायगोनल ही उन दो स्टार्टिंग के वेक्टर्स का रिजल्टेंट वेक्टर या फिर एडिशन वेक्टर होता है। समझे क्या? ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन समझ में आया, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन समझ में आया। ये पी आर और पी क्यू चेक करो, दोनों का इनिशियल पॉइंट कोलाइड हो रहा है। हमने क्या किया, इसकी कॉपी बनाई, अपोजिट वेक्टर बनाया, इसकी कॉपी बनाई, अपोजिट वेक्टर बनाया, तो पी क्यू आर एस या पी क्यू एस आर एक पैरेललोग्राम बन गया। अब इसकी ये जो डायगोनल है, अच्छा डायगोनल भी दो होती हैं, तो कौन सी डायगोनल होनी चाहिए? जो दोनों के इनिशियल पॉइंट से निकल रही है। ये वाली मत बना देना, ये इसका एडिशन वेक्टर नहीं है। ये इसका एडिशन की डायरेक्शन तो कुछ अलग आ रही है, ये इसका एडिशन वेक्टर नहीं है, इसका एडिशन वेक्टर ये है। तो अगर ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी था, तो एक्चुअली ये वेक्टर ए प्लस बी होगा। दोनों अगर कोलाइड हो रहे हैं तो इनके बीच के निकलता हुआ डायगोनल इन दोनों का एडिशन होगा। दोनों अगर कोलाइड नहीं हो रहे हैं, ऐसे जुड़े हुए हैं, टर्मिनल से इनिशियल जुड़ा हुआ है, तो तीसरी साइड एडिशन वेक्टर कहलाएगी, वो नेट डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। समझ गए क्या? बोलो। हाँ, बोलो क्या डाउट है? ट्राइंगल हो, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, ए बी, ये वेक्टर सी, इसका एडिशन कहलाएगा ए प्लस बी। पैरेललोग्राम में भी मैंने वही बताया, लेकिन अगर मेरे पास दो वेक्टर्स के इनिशियल पॉइंट कोलाइड हो रहे हैं और आपसे कोई कहे कि इस डायग्राम में आप इन दोनों का एडिशन वेक्टर बताओ, भाई नेट डिस्प्लेसमेंट कौन सा वेक्टर देगा, तो आप कैसे बताओगे? आपके तो इनिशियल पॉइंट कोलाइड हो रहे हैं, टर्म इनिशियल से टर्मिनल कोलाइड होता तो तीसरी साइड मेरा रिजल्टेंट वेक्टर होती। लेकिन इनिशियल से इनिशियली कोलाइड हो रहे हैं, तो अब तीसरा वेक्टर कैसे बनाऊं? तो इन दोनों के जॉइंट से जो डायगोनल निकलेगा, एक पैरेललोग्राम, एक इमेजिन करो एक पैरेललोग्राम बन रहा है, उसका जो डायगोनल निकलेगा, ये डायगोनल इन दोनों का एडिशन वेक्टर कहलाएगा। कैसे? अगर आप इसको इसी में करके दिखाता हूं, चलो मैं। अगर आपको सपोज करो ट्राइंगलों से ही करना होता, तो आप इन टर्मिनल से इनिशियल जोड़ते, तो आप लेट से ए प्लस बी करना है, तो ए को तो छेड़ो मत, बी के इनिशियल को ए के टर्मिनल से ये करो। कर दिया? थोड़ा और आगे करो। कर दिया? अब चेक करो,
इसकी इसकी ये तीसरी साइड नहीं है क्या? है ना, वही साइड है ना, कुछ बदला क्या है? तो पैरेललोग्राम लो कहता है कि इतना एडजस्टमेंट करने की कोशिश कर रहे हो, डायगोनल बना दो। समझ गए क्या अभी? पैरेललोग्राम लो में हमको एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं, इनिशियल से इनिशियल जुड़ा हुआ है, सीधा डायगोनल बनाओ, वही इसका आंसर है। पैरेललोग्राम ट्राइंगल लो की तो रिक्वायरमेंट है कि जो इनिशियल जो टर्मिनल पॉइंट है वो अगले की इनिशियल पॉइंट से कोलाइड होना चाहिए, अब जो तीसरी साइड बनेगी वो उनका सम कहलाएगा। पैरेललोग्राम लो में आपको कुछ नहीं करना, इनिशियल से इनिशियल जुड़ा हुआ है, पैरेललोग्राम कंप्लीट करो पहले एंड देन डायगोनल बनाओ, वो डायगोनल उन दोनों का सम कहलाएगा। पैरेललोग्राम लो में डायगोनल सम कहलाएगा, ट्राइंगलों में तीसरी साइड सम कहलाएगी। ठीक है ना अभी? क्लियर है? तो ये हमारा यहाँ पे वेक्टर एडिशन वाला पार्ट। अच्छा, अभी अपन जो एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी कर रहे हैं अभी प्रॉपर्टीज हैं, फिर वो कल ही देखेंगे, क्योंकि प्रॉपर्टीज विद प्रूफ देखनी है अपने को, सबका पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन, कुछ भी डायरेक्ट नहीं करेंगे। इस वाले एक्सरसाइज नंबर 10.2 के इंट्रोडक्शन को डिटेल में देखना पड़ेगा अगर वेक्टर के बारे में वाकई में जानना है तो। फिर तीसरी चौथी एक्सरसाइज में इतना डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि वहाँ सिंगल सिंगल टॉपिक, और फिर अगर ये सेकंड एक्सरसाइज ढंग से समझ गए तो 3D में मजा आएगा। ठीक है, हाँ मैं क्या कह रहा था, अभी जो अपन एडिशन कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कल करेंगे, प्रॉपर्टीज पढ़ के सब्ट्रैक्शन कल करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये सब वापस करेंगे कंपोनेंट फॉर्म में। अभी अपन विदाउट कंपोनेंट फॉर्म में पढ़ रहे हैं। मुझे बताओ, वेक्टर ए और वेक्टर बी को जोड़ा तो वेक्टर ए की कंपोनेंट फॉर्म बताई क्या मैंने? भाई कितने आई कैप है, कितने जे कैप है, ये वेक्टर आया कैसे, कितने कदम एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, कितने कदम वाई एक्सिस के अलॉन्ग, ऐसा कुछ बता रहा हूँ क्या? अलग अलग थोड़ा ना बता रहा हूँ, तो कंपोनेंट फॉर्म तो बता ही नहीं रहा हूँ, फिर बी की भी नहीं बता रहा हूँ, और फिर रिजल्टेंट वेक्टर है उसकी भी नहीं बता रहा हूँ। तो यही सब एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन वापस चलेगा, ये सब खत्म होने के बाद कंपोनेंट फॉर्म में। अभी विदाउट कंपोनेंट फॉर्म में चल रहा है। अभी तो हम नेट डिस्प्लेसमेंट फॉर्म में कह रहे हैं, इसका नाम रख दिया बस वेक्टर है, इसका नाम रख दिया वेक्टर भी। लेकिन ये वेक्टर ए में कितने कदम एक्स एक्सिस के हैं, कितने कदम वाई एक्सिस के हैं, कितने कदम जेड एक्सिस के हैं, वो नहीं पता, इसका नहीं पता, प्लस रिजल्टेंट वेक्टर का भी नहीं पता। ठीक है? ठीक है ना? तो पहले विदाउट कंपोनेंट फॉर्म कंप्लीट करेंगे सबको, और फिर कंपोनेंट फॉर्म थोड़ा सरल है, वो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा तीनों। ठीक है, बाकी कल करेंगे। कोशिश करते हैं कि कल अपन इस टॉपिक को, मतलब 10.2 का इंट्रोडक्शन एग्जैक्टली अपन खत्म करते हैं, बाकी देखते नहीं तो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग बाय। आपको कोई डाउट हो तो आप रोक रोक के पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, हम चाहे तो 2 से 3 क्लासें भी करवा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये डाउट नहीं रहना चाहिए।